हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन मींस हरियाणा सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन या मींस आपका कोई भी एग्ज़ाम है, ये सारे ही एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्पस? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तपेदिक। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि तपेदिक कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है या कौन से वायरस के कारण होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको पीलिया, चेचक। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा अगर आप उसके डिटेल में चले जाते हैं तो बहुत कुछ आपका सिलेबस, आपका टॉपिक कवर हो जाता है। नेक्स्ट है, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? यहाँ पर जो ये वर्ड है, दिस इज़ अंकन, दिस इज ना, ये वाला। विम, कडफिसस, कनिष्क, नेपाल, बुधगुप्त। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क, क्योंकि काफ़ी इजी रहता है, क से कनिष्क और क से कुषाण, याद रखना भी इजी रहता है। कुषाण शासक कनिष्क के एक सिक्के पर प्रभामंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुध प्रतिमा तथा उसके नीचे यूनानी लिपि से बोडो बुध खुदा हुआ मिला है। नेक्स्ट है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। वह एक धर्मनिष्ठ राजा थे और वैष्णव थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। महरौली लेख के अनुसार उन्होंने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हिस्ट्री। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। मीन्स ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। उसमें कई बार इल्तुतमिश को अल्तमस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इक्ताओं का वितरण मोहम्मद गोरी के काल से ही प्रारंभ हो गया था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इसी तरह से कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत यानी प्रथम इक्ता किसको दिया गया था। थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लेता है एग्जामिनर। परंतु मोहम्मद गौरी भारत का शासक नहीं था। भारत में इक्ता प्रणाली की व्यवस्थित ढंग से प्रचलित करने का श्रेय मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल। पॉलिटी के इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें एक तो मेनली इसमें किसका काल सीमित होता है। इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। यानी ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। इसका उपबंध 1954 यानी 1954 में पहली बार किया गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा।
राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखंडों में से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे भव्य जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात है। पूछ लिया जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है। जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए महानदी विंध्य तथा सतपुड़ा की श्रेणियों के बीच एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट घाटी को इन इंग्लिश विभ्रंश, हिंदी में विभ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है, इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त है यानी एंड किया गया था। बाबर, शेर शाह, अकबर, शाहजहां। राइट आंसर है ऑप्शन सी अकबर, यानी अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया। बीरबल प्रथम व अंतिम हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। क्योंकि अकबर को एक महान शासक माना जाता है, वो हिंदू मुस्लिम दोनों को ही एक समान दृष्टि से देखता था और दोनों ही धर्मों में आस्था रखता था। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? हिमालय, विंध्य, नीलगिरी, अरावली। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमालय। अन्नपूर्ण चोटी वृहद हिमालय, क्योंकि हिमालय के कई पार्ट होते हैं, उसमें से वृहद हिमालय का ये अंग है। वृहद हिमालय सबसे उत्तर की श्रेणी है, क्योंकि अगर हम इसे सीरीज़ वाइज याद करें हिमालय की तो उससे हमें जल्दी याद रहता है। इसे हिमाद्री या मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। यह उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र यानी नक्शे में जो अरुणाचल प्रदेश आता है वो बिल्कुल कोने में आता है। देन ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2500 किलोमीटर तक एक चाप की भांति, जैसे एक चाप होती है कुछ ऐसे चाप की भांति लंबाई में विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर और ऊंचाई 6000 मीटर है। चेमोलुंगमा, कंचनजंगा, मेकालू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत आदि प्रमुख चोटियां हैं। नेक्स्ट है, 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पर 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? क्योंकि अगर ये प्रैक्टिकली भी हम करके देख सकते हैं कि जैसे पानी की टंकी ऊपर से देखते हैं तो वो कम गहरी क्यों दिखती है? प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन डी अपवर्तन, यानी पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? क्योंकि इस तरह का जैसे ये दृश्य हम हर रोज ही देखते हैं, क्योंकि जब सूर्य उगता है और अस्त होता है तो वातावरण काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्णन, अपवर्तन या फिर परावर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी ही कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तय करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं,
जिसे सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित कम तरंगदैर्ध्य वाला बैंगनी नीला प्रकाश तो प्रकीर्णित होकर बिखर जाता है, लेकिन लाल रंग के कारण प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है और पृथ्वी की सतह तक आ जाता है। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम, लिथियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैडमियम। यानी सभी जो क्षारीय धातु होती हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती हैं, क्योंकि इनका आयतन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयतन विभव कम होने के कारण यह जल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है यानी रीजन क्या है? सोडियम की न्यून आयनन ऊर्जा, पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की उसकी क्षमता, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का उर्ध्वपातन, सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित। राइट आंसर है ऑप्शन सी। यानी जब सोडियम लैंप को जलाया जाता है तो वह हल्का लाल गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है और कुछ क्षणों के बाद जब सोडियम गर्म हो जाता है तो यह चमकीला पीला रंग उत्सर्जित करने लगता है, क्योंकि सोडियम धातु का वाष्पीकरण होता है। ये दिस लाइन इज लेफ्ट, यानी यहाँ पर दे रखा था अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई? मेघदूतम, हर्षचरितम, मालविका, अग्निमित्रम, राज तरंगिनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षचरितम। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? के, ए, सी या ए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ए। यानी विटामिन ए का मुख्य कार्य दृष्टि रोगों यानी जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं उसके संश्लेषण में भाग लेना होता है, और इसके अतिरिक्त यह जो शरीर की कोशिकाओं विशेषतः एपिथेलियम कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, हड्डियों और शरीर में वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय के लिए आवश्यक होता है। कमजोर एपिथेलियमी स्तरों पर जीवाणुओं आदि का संक्रमण हो जाता है, इसलिए इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है यानी रिस्पॉन्सिबल है? हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी गुर्दे पूरे शरीर में जल और इलेक्ट्रोसाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, कैलिसिस में, मूत्र वाहिनियों में या फिर मूत्राशय में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संग्राहक वाहिनियों में, यानी मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। संग्राहक वाहिनियाँ वृक्क का भाग होती हैं और मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूत्र का जो रंग होता है वो पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट है,
एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के हास के सुखाया गया है। इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सॉइलेज, हे, साइलेज या सूखा चारा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉइलेज। नेक्स्ट है, हांसी में आसीगढ़ का किला कब बनवाया गया था? 11वीं शताब्दी, 12वीं, 13वीं या 14वीं शताब्दी में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12वीं शताब्दी में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किसने बनवाया था। नेक्स्ट है, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? राव तुलाराम, नूर समंद खान, छोटू राम चौधरी, अब्दुल रहमान खान? राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटू राम चौधरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मेमोरी है? पेटाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेटाबाइट। यानी एक पेटाबाइट, यानी इसको पीबी से डिनोट किया जाता है। 10 की 15 डाटा बाइट है जो 1000 टेराबाइट यानी टीबी और 1 लाख गीगाबाइट्स जीबी के समान है। पेटाबाइट छोटे स्तर पर 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स के समान है। नेक्स्ट है, चैनल कैपेसिटी या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन में फिजिकल कम्युनिकेशन पाथ या तार्किक रूप से किया गया उच्चतम कार्य डैश कहलाता है? कैपेसिटी, बाइट्स, ब्रॉडबैंड या फिर बैंडविड्थ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंडविड्थ। यानी बैंडविड्थ शब्द कभी कभी नेट बिट रेट और चैनल कैपेसिटी या डिजिटल कम्युनिकेशन के फिजिकल कम्युनिकेशन पाथ या तार्किक रूप से किए गए अधिकतम कार्यों को परिभाषित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंडविड्थ टेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा किए गए अधिकतम कार्यों की संख्या मापता है। नेक्स्ट है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मनु, चरक, कौटिल्य, तुलसीदास? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौटिल्य। यानी कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिए थे जिसमें राज्य, स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी राष्ट्र, दुर्ग यानी पुर, कोश, दंड यानी बला एवं मित्र तथा नीति आदि थे। नेक्स्ट है, प्रयाग के शिलालेख किसकी प्रशस्ति में अंकित हैं? चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलक नदियाँ मिलती हैं? यानी ये संगम है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग? राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, जबकि कर्णप्रयाग में, जो कर्णप्रयाग है वहाँ पर गंगा और पिंडर नदियाँ मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में गंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। और विष्णुप्रयाग में, यहाँ पर ये थर्ड है, विष्णुप्रयाग में गंगा और धौली का संगम होता है। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तापी, गंगा, गोदावरी या लूनी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लूनी। भारत की लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकाय है क्योंकि यह कच्छ के रण के दलदल में लुप्त हो जाती है। यह नदी राजस्थान में है। इसको राजस्थान की एकमात्र नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत और म्यांमार? राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका और भारत।
भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू जल संधि स्थित है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी 17 और 19। मीन्स इसका जैसे कोई जो रिलेशन इन दोनों का होता है वही उसी रिलेशन से हमें ये सॉल्व करना होता है। जैसे या तो 17 में अगर 2 ऐड करें तो ये 19 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर 107 में 2 ऐड करें तो 109। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मलार ने कहा, उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ है। मलार का उस स्त्री से क्या संबंध है? तो इसमें यानी मलार कह रहा है कि उसकी एकमात्र बहन, यानी यहाँ पर उसकी एकमात्र बहन मीन्स स्त्री की तरफ ही संकेत किया है। ये वो स्त्री है जिसकी तरफ मलार संकेत कर रहा है। अब इसने कहा उसकी एकमात्र बहन, यानी इसकी एकमात्र बहन, क्योंकि जो फीमेल है उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। मेरी पुत्री, यानी ये उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की। ठीक है, तो अब पहले मलार का रिलेशन बना लेते हैं। मेरी यानी ये मलार है, मेरी पुत्री यानी मेरी पुत्री, यहाँ तक हो गया। मेरी पुत्री की यानी मेरी पुत्री की माँ, यानी मलार की वाइफ की माँ है। सो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन। मीन्स ये कौन हुई? ये मलार की सास हुई, यानी मेरी पुत्री की माँ, यानी ये इसकी पुत्री की नानी है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ से सीधा हम थर्ड जनरेशन पे पहुँच गए हैं। जैसे पुत्री की माँ, यानी ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंकमालाओं में एक पद गलत है और गलत पद ज्ञात करना है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सो इसमें या तो मोस्टली इसमें क्या होता है कि या तो स्क्वायर होता है या फिर क्यूब होता है। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 को अगर जिसे यहाँ पर ये लिख लेते हैं, 10 हो गया 41 94। इस तरह का प्रश्न जब भी सामने आता है, अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद हैं तो आप इसको एकदम से सॉल्व कर देंगे। जिसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे 1041 94 देन 16 25 16, तो मीन्स इसमें क्या किया गया है? पहले तो जैसे 1 का स्क्वायर, ठीक है, देन इसके साथ साथ दोनों को अलग अलग से इन्होंने वो किया है स्क्वायर। सो इसी तरह 4 यानी 2 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर, ये भी सही रहेगा। देन 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से गुना किया 9, और ये से सेम रहनी चाहिए। देन 2 का स्क्वायर। अब आती है 16 24, 16 यानी यहाँ पर बारी है 4 की यानी 16, और यहाँ पर बारी है 3 की यानी 0 1 2 यानी 5, 1 2 और 5, क्योंकि यहाँ पर आएगा, क्योंकि दिस इज़ ये स्क्वायर रहेगा। देन अगला चेक कर लेते हैं, 25 और 16, तो ये 5 और ये 4, मीन्स एक सीरीज़ आपकी सेम रहनी चाहिए। ये कि इधर देखें कि ये तो 2 के बाद 5 फिर 4, सो इसमें जो रॉन्ग है, क्योंकि आगे करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में इतना समय होता ही नहीं। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंकमाला में एक अंक लुप्त है। आपको इस अंकमाला के पैटर्न को समझना और फिर लुप्त अंक को लिखना है, क्योंकि जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में जो गलत है उसमें थोड़ा सा दिमाग घूमता है, लेकिन जब हम फिलर्स करते हैं तो ये एकदम से हो जाता है। जैसे 5 7, इसमें थोड़ा आगे ही देखना होता है कि इसमें क्या आएगा इन ऑप्शंस में से। सो इसमें क्या है, जैसे 5, आप इसको फटाफट से लिख दीजिए, 5 7 11 19
35 और 67। देन 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11, 11 और 8 19, 19 और 16 35, 35 और 32 131। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सीधा इसका टेबल चल रहा है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 131। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में गिगेंटिक को गिगेंटेंसी मीन्स थोड़ा ही इसको चेंज किया है, तो उसी कोड में मिरेकल्स। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें GIG तक इन्होंने सेम रखा है। सो इसी हिसाब से आप इसको भी करते चलिए MIR, तो इसमें MIR, ठीक है, तो MIR, तो इसमें सेम देख लेते हैं कि इसमें सेम रखा है या इसको चेंज किया है। देन इसमें AN TAN, इसमें थोड़ा सा फेरबदल है, तो इसको समझ लीजिए पहले। AN यहाँ पर CI फर्स्ट, यानी इसको लास्टली उठाते हैं, लास्ट के जो वर्ड हैं वो अपोजिट हो गए हैं। ये देख लीजिए, इसमें IC है तो इसमें CI, तो इसमें देख लेते हैं SE किस में है, तो सबसे पहले हम लास्टली आते हैं, तो इसमें 3, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया है। देन उसके बाद ANT, इसको क्योंकि ये हो गया है ANT TAN, यानी ये आपस वाले वर्ड्स बदल गए हैं, यानी अब हमें लेना है ACL, तो हमारा हो जाएगा LCA, तो हमें अब LCA देखना है, ये तो ऑलरेडी कैंसिल है। LAC ये भी कैंसिल हो गया है, LCA और CL। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एग्जामिनर ने हमें उलझाने के लिए दे रखा है ये वाला, कि इसको आप ध्यान से देख लीजिए GIG, क्योंकि अगर हम इनके स्थान चेंज करते हैं तब भी ये GIG ही रहेगा। तो एकदम से देख के इसको ऐसा लगता है कि ये GIG इसको एज इट इज़ लिख दिया है, ये एज इट इज़ नहीं लिखा गया है, ये इसके वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं R और M, ये RIM हो जाएगा जैसे ये ऑप्शन सी में, क्योंकि हमें इसमें उलझन हो रही थी, इसीलिए हमने लास्ट वाले वर्ड को उठाया है सबसे पहले। तो आपको इसी एक्यूरेसी से ही एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, क्योंकि फिर गलत होने की संभावना कम ही रहेगी और हम एक्यूरेट आंसर पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह से कई बार उलझाने वाले प्रश्न डाल देते हैं और पजल हो जाते हैं कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है, रहीम ने बिंदु X से चलना शुरू किया और फिर सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम। तो अब कहीं भी आप X बिंदु मोस्टली बीच में ही माने, क्योंकि ये किधर भी मुड़ सकता है। तो इसने X बिंदु से चलना शुरू किया और सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम किधर जाएगा, इधर। तो अब ये 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला था और फिर वह बाएं मुड़ा था, क्योंकि अब इसका फेस इधर रहेगा, तो ये बाएं, क्योंकि इसको टिक भी करते चलिए, बाएं मुड़ा था और सीधा अब ये बाएं चल रहा है और 2 किलोमीटर, और फिर दोबारा बाएं मुड़ा था और अब ये इधर दाएं बाएं मुड़ा था और 7 किलोमीटर, यानी ये टोटल चला यहाँ पर 7 किलोमीटर, यानी 5 और 2 आगे। आप अपने अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप एकदम से समझ जाएंगे। और अब वह बिंदु X से किस दिशा में रहेंगे, अब ये यहाँ पर खड़ा है जैसे, तो दिशा बतानी है। सो इसमें देख लीजिए दिशा दे रखी है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। अगर आप उलझ जाते हैं तो फटाफट से अपना डायग्राम बनाइए। उत्तर दक्षिण, तो आपको क्या करना है, आपको ये दिशा देखनी है किसके अकॉर्डिंग, यानी X से वो कहाँ पर खड़ा है। सो इसमें जो दिशा बनेगी वो बनेगी दक्षिण पूर्व, ये वाली, क्योंकि वो यहाँ पर खड़ा है ना, ये देख लीजिए ना, यहाँ पर खड़ा है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व में वो पहुँच गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से
4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द एक या दूसरे तरीके से मीन्स कैसे भी समान हो सकते हैं। चौथा शब्द अन्य 3 शब्दों से असंगत है, यानी ये ऑड हैं, इनसे अलग है। तो आपको उसका चयन करना है, दूध, सिरप, चाय या केक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि केक को छोड़कर बाकी सारे लिक्विड हैं, द्रव हैं। नेक्स्ट है, एक कलाई घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यानी जो रिस्ट वॉच है दैट शोज टू टाइम 4:30। अगर मिनट की सुई पूर्व की ओर है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप डायरेक्शन यानी डायग्राम से जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप माइंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, फटाफट से आप अपनी वॉच बना लीजिए। हेयर इज़ 3, फिर उसके बाद 4, क्योंकि हमें नीड है 4, 5 और 6 की। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर मिनट की सुई पूर्व की ओर है, ठीक है, तो 4:30 इसमें कब बजते हैं? 4:30 थोड़ा सा ऐसे हो जाती है मिनट की सुई, देन ये घंटे की सुई है, दिस इज़ द मिनट हैंड। देन तो घंटे की सुई किस दिशा में है? अब इन्होंने कहा है कि अगर ये मिनट की सुई, ये मिनट की सुई पूर्व में हो, यानी इधर हो, ठीक है, पूर्व में हो, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो अब क्या है कि अगर 4:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, क्योंकि ये साउथ में रहेगी, क्योंकि 4:30 बज रहे हैं, और अब घंटे की सुई दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, अब ये दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। सो इसका अर्थ है कि जो घड़ी है, अब घड़ी को अगर हम 90 डिग्री अपोजिट घुमा दें, ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर इसको 90 डिग्री हम अपोजिट घुमा दें तो घंटे की सुई उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व किधर रहेगा? ये उत्तर है, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो अगर हम इसको उल्टा घुमा दें तो ये इधर पहुंच जाएगी उत्तर पूर्व की तरफ, ये घंटे की सुई, ये वाली सुई इधर चली जाएगी और उत्तर पूर्व की तरफ चली जाएगी अगर इसको हम घुमा देते हैं। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बस थोड़ा सा इसमें ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, इसमें इसको थोड़ा सा समझ के करना होता है, क्योंकि जो घड़ी है उसको रोटेट ही किया जाता है कि या तो जैसे ये इससे समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल और, कि ये जैसे 90 डिग्री, या तो वो 90 डिग्री इधर या फिर 90 डिग्री इधर, क्योंकि ये पूरा 180 होता है और अगर वो पूरा घूम जाए तो वो 360 पे चला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्पों में वर्णमाला के अक्षर एक खास तरीके से रखे गए हैं, तो वह विकल्प ज्ञात करें जो समूह का हिस्सा नहीं है। अब इसमें क्या है, आपको जैसे ये ऑप्शंस हैं तो आपने फटाफट क्या करना है, इसको X W U Q P M K J H D C A। तो अब इसमें क्या है, इसमें इनका डिफरेंस देखिए, तो X यानी ये इससे अपोजिट चल रहा है, यानी यहाँ पर WX यानी एक कदम इससे पीछे है, WX, ठीक है, PQ JK यानी अपोजिट जा रहा है, PQ ये यहाँ पर इससे अपोजिट रहेगा, CD, ठीक है। देन अब STUVW, अब UVW, अब ये इधर इससे 2, MNO इसमें 3, HIJ ये भी 2,
ए बी सी ये भी दो, तो इसमें अलग कौन सा है? ऑप्शन बी यानी क्यू पी एम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द एक या दूसरे तरीके से एक समान है और चौथा शब्द अन्य 3 शब्दों से असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। लेखक, प्रिंटर, प्रकाशक या पाठक? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाठक। क्योंकि अगर हम इसको एकदम से देखें तो हमें प्रिंटर अलग लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, लेखक, प्रिंटर यानी जो मुद्रक और प्रकाशक मिलकर पुस्तक और पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं और पाठक उसे पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि इस तरह के प्रश्न जो होते हैं उनको देख के एकदम से टिक नहीं करना है, थोड़ा सा समझ के फिर एक्यूरेट आंसर को टिक करना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सारणी में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो टेबल गिवन है, क्योंकि ये 2 ही तरह से होती है, या तो ये, क्योंकि इसमें जो ब्लैंक होता है उसके हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है। अब पहला जो यहाँ पर जो स्तंभ दे रखा है, रो है, तो इसमें क्या है 14 टू 36 और 18। तो इसमें क्या है कि अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो 2, ठीक है ना। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 14 को अगर 7 से डिवाइड किया, 14/7 बराबर 2, यानी ये क्या हो जाएगा 36/2 बराबर 18, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 एकम 2 16, ठीक है। देन दूसरा ये 28/7, ठीक है, ये 7, इसे ये 4 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 112/2 यानी ये वाला, यानी 112/2 क्या हो जाएगा 56, यानी यहाँ पर इसको इस तरह सॉल्व किया गया है। देन 42, अब ये 42, अब 42/7, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर ये इसके आंसर भी गिवन है, ये देख लीजिए 2 4 6, तो यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अब 246 को हम किससे डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली 2 से। सो 246 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक बाद 3 तो नहीं आया है लेकिन ठीक पहले 2? अब आपने पहले वो जीरो देखनी है जिसके पहले 2 आया है, ठीक है। सो इसमें पेयर बना लेते हैं। सो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। पहले आपने जीरो पकड़ना है कि जिसके ठीक पहले तो 2 और ठीक बाद 3 नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने कंडीशन क्या कही है, तो आप कंडीशन लिख लीजिए। अब 0 देखना है, उसके ठीक बाद 3 नहीं होना चाहिए और ठीक पहले 2 होना चाहिए। तो आप इस कंडीशन को फॉलो कर लीजिए। अब इसमें देखते हैं 2 0 3। अब इसके इस 0 के पास 4 4 हैं, अब ये भी 4 है। 0 3, तो थोड़ा सा इसको टिक कर लीजिए। अब ये 0 इसके आसपास 8 और 2, क्योंकि 3 और 2 को देखना है। देन 2 0 3, देन 2 0 4। सो इसमें जो जोड़े बनेंगे, जो पेयर बनेंगे इसमें, वो बनेंगे 3। कौन कौन से? 2 0 4, क्योंकि 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक आया है 2 0 4, 2 0 7, 2 0 7, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है। और देन 2 0 4, ये वाले, इसको मैं अंडर बॉक्स कर देती हूँ। देखिए 2 0 4, 2 0 4 और 2 0 7,
क्योंकि कंडीशन ये थी कि 3 नहीं होना चाहिए, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट है, अगर आप इस तरह के प्रश्न में पजल हो जाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए और लास्टली उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है, एक पुरुष ने महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची यानी आंटी है। महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो अब उसने क्या कहा है, आपकी माँ के पति, यानी उन्होंने कहा कि एक महिला से कहा है उन्होंने, ये महिला है, ये महिला की माँ है और माँ के पति यानी इसके पिता। ठीक है, यहाँ तक समझिए। देन माँ के पति की बहन, यानी इसकी बहन यानी इनकी ये ननद लगेगी। देन पति की बहन मेरी चाची हैं। ठीक है, ये रहेगी, यानी ये पुरुष है, ये कह रहा है कि ये मेरी आंटी हैं। तो महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? पोती, पुत्री, बहन या चाची। तो उसका महिला का संबंध रहेगा ऑप्शन सी, बहन। यानी माँ के पति का अर्थ हुआ यानी पिता, और पिता की बहन हुई बुआ, तो वह महिला उस आदमी की बहन है, यानी ये आपस में ब्रदर सिस्टर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा प्रतीक प्रकट होगा? तो ये डाइस सेम ऐसे ही हैं, बस इसमें प्रतीक यूज़ किए गए हैं नंबर्स की जगह। अब यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर ट्रायंगल, डिवाइड एंड इक्वल, देन ये अब सेकंड में यहाँ पर हैं, यानी ये यहाँ पर हैं। देन इसके साथ दिख रहा है सर्कल, क्रॉस। तो अब सर्कल इधर है तो सर्कल आ गया इधर, यानी ये वाला भी यहाँ पर आ गया था। सो इसमें थोड़ा सा देखना होता है कि ये किधर मूव कर रहा है। सो इसमें जो यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर आएगा क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर ये देख लीजिए डिवाइड सेकंड में यहाँ पर है, ज़ीरो यानी सर्कल यहीं पर आ रहा है। सो क्रॉस क्या है? क्रॉस यही रहेगा। सो यहाँ पर जो ये पासा है ये साउथ की तरफ इन्होंने घुमाया है। सो जो साइन है वो क्या प्राप्त होगा? क्रॉस। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्रॉस आएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? मीन्स यहाँ पर मेनली इनको देख के ही जैसे ये आयत बनाई गई है यहाँ पर, तो इसको देख के ही पता चल जाता है कि कितने इसमें आयत हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से हो जाता है एकदम कि जैसे ये 1, ये 2 फटाफट से 3, देन इसके बीच में 4, 5, 6, देन 7, देन 8। सो इस तरह से आपको काउंट करनी है। तो ये होल कंप्लीट। सो इस तरह के प्रश्न में कई बार उलझ जाते हैं, तो आप इनको क्या कर लीजिए, इनको आप काउंट कर लीजिए। अगर आप इनको नहीं गिन सकते हैं, अगर आपको ट्रिक नहीं आती तब देन आप इसको कर लीजिए ए भी फटाफट से, सी जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर डी, आप इसको ई अपने हिसाब से, जहाँ पर भी ये कट है एफ, जी, देन एच, तो इसको आप काउंट कर लीजिएगा। सो ये टोटल जो रहेंगी ये रहेंगी 11। नेक्स्ट है, राम, श्याम, कमल एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं और रेशो क्या रहेगा उनका? 3, 4, 7। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 हो तो इस काल में कमल का दिस इज इस लाभ। सो कमल का हिस्सा क्या रहेगा? तो इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले तो राम,
राम, श्याम और कमल, यानी इनका जो रेशो है वो 3, 4, 7 है। ठीक है, तो इसका योग टोटल क्या रहेगा, वो टोटल रहेगा इसका 14। देन अब लाभ में जो कमल का हिस्सा है, तो इसमें जो कमल है वो 7/14 मल्टीप्लाई बाय 21,000। सो ये हो जाएगा 1050, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंकित कीमत लागत से 20% अधिक है। अंकित कीमत पर 20% छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री से होता है न लाभ न हानि। 4% लाभ, 4% हानि, या फिर 2% हानि। अब यहाँ पर जो सीपी लागत है वो यानी सीपी रहेगा, जो सीपी यानी कीमत लागत, वो हमें पता नहीं है। सो x मान लेते हैं। देन जो अंकित कीमत रहेगी वो रहेगी 20% अधिक, यानी x का 20% अधिक, यानी x मल्टीप्लाई बाय 120/100। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 6x/5। देन इसी तरह इसका SP रहेगा। सो SP कैसे निकलेगा, SP रहेगा 6x/5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 20% की छूट दे दी है, 100 में से तो 80 रह जाएगा, तो 80/100। सो इसको सॉल्व करके आएगा 24x/25। अब इसमें क्या रहेगी, इसमें रहेगी हानि। अब हानि क्या रहेगी इसमें, यानी CP में से x माइनस 24x/25, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x/25/25। अब प्रतिशत निकालना है, हानि का प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, x/25 मल्टीप्लाई बाय 100/x। सो दिस इज 4, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 4% हानि। नेक्स्ट है, 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 और 5:21 है। अब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी मिक्स किया जाए, तो मिश्रित प्रकार के क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। अब इसमें क्या है कि पहले भाग में क्रोमियम की मात्रा, ठीक है, पहले भाग में क्रोमियम, यानी पहले तो इसको देख लीजिए, ये क्रोमियम है, ये स्टील है, 2 और 11 का रेशियो रहेगा। तो अब अगर हम क्रोमियम की मात्रा देखें तो 2/13 हो जाएगी, क्योंकि इसको ऐड करके, ठीक है, 2/13 इसका भाग हो जाएगा। और दूसरे भाग में क्रोमियम की मात्रा रहेगी, ये रहेगी, यानी दूसरा भाग क्या है, 5:21, तो ये हो जाएगी 5/26, ठीक है, यहाँ तक। देन अब इसमें क्या है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। अब इसको दोनों का मिश्रण करना है हमें, तो दोनों के मिश्रण में क्रोमियम की मात्रा 7/32, ठीक है, तो अब दोनों का मिश्रण में 7/32 है, तो 7/39 हो जाएगी, ये ऐड कर लेंगे इसको। तो अब पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक है, तो पहला भाग क्या है, 2/13, दूसरा भाग क्या है, 5/26। तो अब क्या हो जाएगा, और मिक्सचर क्या हो जाएगा इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा 7/39, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5/26 माइनस 7/39, तो सेम ऐसे ही रहेगा इधर भी, 7/39 माइनस 2/13। अब इसको मिक्स कर दिया है, तो उसके बाद इसमें क्या आएगा, अब इसका जो है जो हमने इक्वेशन बनाई है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 5/26 माइनस 7/39, देन रेशो 7/39 माइनस 2/13, ठीक है, इसको सॉल्व करना है दोनों को, तो ये हो जाएगा दिस इज 78, देन ये हो जाएगा माइनस के 14 प्लस 15 एंड ये हो जाएगा 39, 7
-6, तो इसको सॉल्व करके जाएगा 1/78 एंड 1/39, यानी ये हो जाएगा 39:78, यानी 1:2। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1:2। नेक्स्ट है 126 प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी किस्म में यानी इस रेशो में मिलाया गया, और यदि मिश्रण 153 प्रति किलोग्राम का हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी। तो ये भी मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पर तीसरी किस्म पूछी गई है तो हम तीसरी जो किस्म है वो मान लेते हैं x, ठीक है। सो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 156, सॉरी दिस इज़ 126, 126, तो ये हो जाएगा 126 प्लस 135, ठीक है, ये प्रति किलोग्राम की चाय को, देन +2, यानी ये तो एक है और ये 2x इज इक्वल टू, अब यदि मिश्रण 153 प्रति किलोग्राम, तो अब 153 क्या हो जाएगा, तो तीसरी किस्म की प्रति यानी पर उसका जो निकालना है किलोग्राम kg, तो ये हो जाएगा 153 मल्टीप्लाई बाय 4, देन इसको सॉल्व कर लीजिए 126, इसको ऐड कर लीजिए 126 प्लस 135, तो ये हो जाएगा 261 प्लस 2x इज इक्वल टू 612, देन इसको सॉल्व कर लीजिए 2x इज इक्वल टू 612 माइनस 261, सो अभी हमारा स्पेस है, हम यहाँ लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 351, यानी x इज इक्वल टू 175.50, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मध्याह्न में एक छात्रा ने 60 पृष्ठ प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़े। सायंकाल में जब वह थकी हुई थी तो उसने 40 पृष्ठ प्रति घंटा की दर से 100 पृष्ठ पढ़े, और उसकी पढ़ने की औसत पृष्ठ प्रति घंटा में क्या थी, यानी एवरेज उसका निकालना है हमें। तो यानी जो उसकी रेट रहेगी, जो दर रहेगी पढ़ने की, वो क्या रहेगी, एक तो टोटल पृष्ठ यानी जितने पेज हैं, और उसमें टोटल समय, यही मेन प्रैक्टिकली यही होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, एक तो टोटल कार्य, यानी यहाँ पर पेज की बात हो रही है तो यहाँ पर काम आ जाएगा, और नीचे हमेशा समय ही आएगा क्योंकि समय लगता है हर कार्य को करने में। तो अब इसमें क्या आएगा कि 60 पृष्ठ प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़े। तो अब इसमें क्या होगा, इक्वेशन बनेगी इसकी 100 प्लस 100 अपॉन 100/60 प्लस 100/40, क्योंकि यहाँ पर जो रेट थी, एवरेज थी, वो 40 थी और यहाँ पर 60 थी। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 40 प्लस 60, क्योंकि एवरेज यहाँ पर निकालना है। सो इसको सॉल्व करके आएगा, दिस इज़ 48 पेज। सो राइट आंसर है ऑप्शन है, क्योंकि एक में दर 60 थी और एक में 40 थी, तो यानी इसके बीच की ही रहेगी मेनली। सो राइट, ये क्वेश्चन हम ऑप्शन देख के भी निकाल सकते हैं अगर आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों में औसत 60 रहेगा। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका जो औसत है बढ़कर 62 हो जाए। तो अब इसमें क्या करना है कि जैसे क्रिकेटर ने कितनी इनिंग्स यानी 10 पारियों में जो रनों की जो रेट रहेगी, यानी आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, 10 पारियों में जो औसत रहेगी, यानी 10 पारियों का औसत रहेगी ये, यानी औसत में हमेशा हम गुना करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका एवरेज
बढ़कर 62 हो जाए। अब यहाँ पर 11वीं जो पारी रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 प्लस 62 माइनस 10 गुणा 60, तो ये आपकी स्टेटमेंट बनेगी। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 682 माइनस 600 इज इक्वल टू 82। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी और उसने क्या किया, 10% लाभ पर विक्रय कीमत यानी एसपी तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। अब व्यापारी ने क्या किया, जो लागत थी उसकी सीपी था, तो उसने क्या किया, उसमें 40% लाभ जोड़ा और फिर उसने वस्तुओं की जो विक्रय कीमत है 700 रुपये निर्धारित की। तो अब जो अंकित मूल्य है वो 700 रुपये है, ठीक है। तो सीपी क्या होगा, तो सीपी क्या होगा, जब हमें अंकित मूल्य पता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, क्योंकि 40% उसने लाभ भी जोड़ दिया, यानी उसने 140 कर दिया उसको, तो ये हो जाएगा 700 गुना 100/140, यानी इसकी जो कॉस्ट थी वो 500 आ जाएगी, यानी 500 रुपये थी और उसमें इतना लाभ जोड़ के उसने उसको 700 कर दिया। देन अब 10%, क्योंकि 10% लाभ पर विक्रय कीमत, अब 10% लाभ पर जो एसपी रहेगा वो क्या रहेगा, अब सीपी से निकलेगा, तो वो हो जाएगा 500 गुना 110, क्योंकि 100 में 10% लाभ हो गया, 100 में 10 ऐड हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 500 गुना 110/100, तो ये हो जाएगा 550। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 2008 और 9 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई थी, तो 2009 से 10 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब इसमें क्या करना है, 2008 में 8 से 9 तक 80% कम हुई, ठीक है। इन्होंने 2010 का दे रखा है, फिर 2008 का नहीं दिया हुआ, तो 2008 में बिक्री हम मान लेते हैं x हुई थी, तो 2009 में कितनी हुई थी, 2009 में x का 80, क्योंकि 80% कम होगी तो x का 20 रह गई, तो x का 20/100 कितनी रह गई, x/5 रुपये, ठीक है। अब 2010 में बिक्री, अब 2010 में बिक्री कितनी हुई, x रुपये, ठीक है, दिस इज 2010। देन प्रतिशत वृद्धि कितनी रहेगी, तो प्रतिशत वृद्धि यानी इसका शेष निकाल लेंगे, x माइनस x/5 अपॉन x/5, यानी इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100, देन ये रह जाएगा, दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 400%। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दो दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिन में बिछा सकता है, बी यानी उसी काम को 12 दिन में, यानी ए 16 दिन में, बी 12 दिन में, सी के सहयोग से इन्होंने इस काम को केवल 4 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। तो सी अकेले उस काम को, यानी सी के सहयोग से, तो इट मीन्स हमें सी का कार्य नहीं पता है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। 4 दिन, क्योंकि टोटल दिन उन्होंने 4 लिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये इसका जो एलसीएम आ जाएगा 48, यानी ये रह जाएगा 3 + 4 + 1/x, ठीक है। देन ये हो जाएगा 7, 4 और 3 7, 7/48 + 1/x, 1/x, this is 4, 1/4, then 1/x is equal to 1/4 minus 7/48,
इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके जाएगा दिस इज़ 48 अपॉन 5/48, यानी ये हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 48/5 यानी 93/5 डेज। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।